प्रिय दर्शकों, बूढ़े हिरण ने बताया, इन 4 प्रकार के लोगों के साथ अपनी स्त्री को कभी अकेला मत छोड़ना, नहीं तो बहुत पछताओगे। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो प्रिय दर्शकों प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक हिरण और हिरनी का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी आपस में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। जहाँ भी जाते हिरण और हिरनी साथ में ही जाते, साथ में ही अपना भोजन करते। इस प्रकार वह दोनों पति पत्नी जंगल में बड़ी सुख शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, हिरण जो था वह बड़ा ही चतुर था। उसे नीति शास्त्र का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। सारे दाव पेंच वह बड़े अच्छे से जानता था। हिरनी इस बात को जानती थी, इसीलिए वह हिरण से ज्ञान की बातें पूछा करती थी। अक्सर दोनों पति पत्नी में ज्ञान चर्चा हुआ करती थी। हिरण कई ज्ञानवर्धक बातें हिरनी को बताया करता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। हिरण और हिरनी दोनों जंगल में टहल रहे थे। तभी हिरनी कहती है कि पिया जी, मेरा मन कुछ बेचैन हो रहा है। बहुत दिनों से आपने कोई ज्ञानवर्धक कहानी नहीं सुनाई है। मैं कोई कहानी सुनना चाहती हूँ। तब हिरण कहता है कि प्रिय, आज मैं तुम्हें बड़ी ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ। आज की इस कहानी से तुम्हें पता चलेगा कि जो मनुष्य अपनी स्त्री को इन 4 लोगों के साथ छोड़ता है वह बहुत पछताता है। हिरनी कहती है कि पिया जी, आप अपनी कहानी सुनाइए, मैं मन लगा कर के कहानी सुनूंगी। प्रिय दर्शकों, अब हिरण अपनी कहानी से प्रारंभ करता है। हिरण कहता है कि प्रिय, कुछ समय पहले की बात है। सूरजनगर नाम के राज्य में सूरज प्रताप नाम का राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही दयावान था। अपनी प्रजा के हित में हर फैसला लिया करता था। राजा सूरज प्रताप की एक बड़ी ही सुंदर रानी थी। वह रानी इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे एक बार देख लेता था तो वह उस पर मोहित हो जाता था। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम किया करता था। दोनों राजा रानी बड़े प्रेम से महल में रहा करते थे। प्रिय दर्शकों, सूरजनगर की प्रजा भी अपने राजा से बड़ी प्रसन्न थी। नगर के सभी लोग राजा का बड़ा आदर सम्मान किया करते थे। इधर राजा और रानी भी अपना जीवन बड़े सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे थे। राजा के महल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और राजा की जो रानी थी वह गर्भवती हो जाती है, गर्भ धारण करती है। अब इस बात को जानकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है कि अब वह पिता बनने वाला है, उसकी संतान आने वाली है। दर्शकों, राजा अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता है, बहुत सेवा करता है। प्रिय दर्शकों, हिरण आगे कहता है कि हे प्रिय, एक दिन की बात है। राजा और रानी अपने महल की छत पर बैठकर अपने नगर को देख रहे थे और बातें कर रहे थे। राजा और रानी अपने आने वाली संतान के भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे। राजा बोल रहा था कि मैं अपने पुत्र को बहुत बड़ा वीर योद्धा बनाऊंगा, उसे हर प्रकार का ज्ञान प्रदान करूंगा, वह बड़ा होकर बहुत बड़ा राजा बनेगा। रानी भी अपने पति की बातों को सुनकर बड़ी प्रसन्न हो रही थी। प्रिय दर्शकों, कुछ समय बाद राजा और रानी देखते हैं कि उनके नगर में एक पुरुष और महिला का बड़ा ही सुंदर जोड़ा घूम रहा है। वह दोनों लोग बड़े ही रूपवान दिख रहे थे। राजा उन्हें देखकर अपनी रानी से कहता है कि रानी बताओ, यह दोनों पति पत्नी है या मित्र है या भाई बहन है? तब रानी कहती है कि राजा साहब, मुझे तो लगता है कि यह दोनों पति पत्नी हैं और कहीं बाहर से हमारे नगर में आए हैं।
तब राजा कहता है कि नहीं रानी, हमें लगता है यह दोनों भाई और बहन हैं जो किसी काम से हमारे नगर में आए हैं। प्रिय दर्शकों, रानी अपने राजा की बात नहीं मानती है। वह कहती है कि नहीं महाराज, आप गलत बोल रहे हैं, यह दोनों पति पत्नी हैं, भाई बहन नहीं है, उनकी शक्ल भी अलग दिख रही है। तब राजा जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि रानी, क्या तुम हमें मूर्ख समझती हो? हम तुम्हें बता रहे हैं कि यह दोनों भाई बहन हैं, पति पत्नी नहीं है। दर्शकों, इसी प्रकार धीरे धीरे राजा और रानी की बहस बढ़ जाती है। राजा को बड़ा क्रोध आ जाता है। राजा कहता है कि रानी, हम तुमसे शर्त लगाते हैं, अगर यह दोनों भाई बहन हुए तो तुम्हें हम हमारे देश से निकाल देंगे और तुम्हें वनवास जाना होगा। और अगर यह दोनों पति पत्नी हुए और हम गलत हुए तो हम स्वयं वनवास के लिए चले जाएंगे और फिर कभी लौटकर नगर में नहीं आएंगे। दर्शकों, ऐसी शर्त सुनकर रानी थोड़ी घबरा जाती है, परंतु प्रिय दर्शकों, राजा के बार बार कहने पर रानी शर्त के लिए हाँ कर देती है। प्रिय दर्शकों, अब तो राजा और रानी में शर्त लगा चुकी थी। राजा अब तुरंत अपने राजमहल में आता है और राजमहल में आने के बाद अपने एक सैनिक से कहता है कि तुम जाओ और नगर में जो पुरुष और महिला घूम रहे हैं, दिखने में वह बड़े ही खूबसूरत हैं, उन्हें हमारे महल में लेकर आओ। प्रिय दर्शकों, अब राजा का आदेश पाते ही सैनिक पुरुष और महिला को लाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वह सैनिक नगर के बीच में पहुंच जाता है, जहां वह महिला और पुरुष खड़े हुए थे। सैनिक जाकर कहता है कि आप दोनों को हमारे राजा साहब ने राजमहल में बुलाया है। प्रिय दर्शकों, सैनिक की बात सुनकर वह दोनों पुरुष और महिला घबरा जाते हैं, परंतु राजा का आदेश था, टाल भी नहीं सकते थे। चुपचाप वह सैनिक के साथ महल के लिए चल देते हैं। उनके महल में आते ही रानी जो थी वह द्वार पर खड़ी हुई थी। दोनों पुरुष और महिला को आता हुआ देख रानी उन्हें अपने पास बुलाती है और सैनिक से कहती है कि तुम जाओ। प्रिय दर्शकों, रानी उस पुरुष और महिला से कहती है कि आप दोनों का आपस में क्या संबंध है। तब वह पुरुष कहता है कि रानी साहिबा, यह मेरी पत्नी है, हम दोनों पति पत्नी हैं। प्रिय दर्शकों, तब रानी कहती है, राजा आपसे पूछेंगे कि आप दोनों का क्या संबंध है, तब आपको बताना है कि आप दोनों भाई बहन हो, क्योंकि हमारे राजा और हमारे बीच में शर्त लगी है। हमने कहा है कि आप दोनों पति पत्नी हैं और राजा ने कहा है कि आप दोनों भाई बहन हैं। अगर हम सही हुए तो राजा को देश छोड़कर जाना पड़ेगा और अगर राजा सही हुए तो हमें देश निकाला दे दिया जाएगा। राजा के बिना यह राज्य नहीं चल सकता और नगर की प्रजा हमारे राजा से बड़ा प्रेम करती है। राजा सूरज प्रताप नगर की प्रजा के भगवान हैं। अगर वह नगर छोड़कर चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। ना जाने कितने दुश्मन हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे। इसीलिए आपको राजा से यही कहना है कि आप दोनों भाई बहन हैं। इसके बदले में हम आपको 100 सोने के सिक्के देते हैं। प्रिय दर्शकों, रानी अब 100 सोने के सिक्के उस पुरुष को देती है और वह पुरुष और महिला अब राजमहल के अंदर चले जाते हैं। राजमहल में अंदर जाने के बाद राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। वह उस पुरुष से पूछता है कि बताओ, तुम्हारा इस महिला के साथ क्या संबंध है। अब प्रिय दर्शकों, वह पुरुष और महिला तो पति पत्नी थे, परंतु उसे झूठ बोलने के लिए 100 सोने के सिक्के मिले थे। वह राजा से कहता है कि राजा साहब, हम दोनों भाई बहन हैं और आपके नगर में हमारे चाचा रहते हैं, उनके यहाँ हम आए हैं। दर्शकों, अब उस पुरुष की ऐसी बातें सुनकर वह राजा बड़ा प्रसन्न होता है। उसे इस बात की बड़ी खुशी हो रही थी कि उसने जो कहा था वही सत्य निकला। अब तो वह बड़े घमंड में अपनी रानी को बुलाता है। इस बात को राजा भूल चुका था
कि उसकी रानी इस वक्त गर्भवती है और उसके गर्भ में राजा का बच्चा पल रहा है। वह तो अपने घमंड में रानी को आदेश देता है कि तुम अपनी शर्त हार चुकी हो और शर्त के नियम अनुसार हम तुम्हें राज निकाला देते हैं और अब तुम हमारे नगर को छोड़कर जंगल में चली जाओ। प्रिय दर्शकों, रानी कहती है कि राजा साहब, हम गर्भवती हैं, इस हालत में हम नगर छोड़कर किस प्रकार जा सकते हैं। परंतु वह राजा रानी की एक नहीं सुनता है। अब राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि तुम जाओ और रानी को जंगल में छोड़ कर आओ। राजा का आदेश पाते ही 4 सैनिक रानी को बंदी बना लेते हैं और बंदी बना करके अपने साथ लेकर जंगल चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, हिरण आगे कहता है कि हे प्रिय, अब वह रानी चारों सैनिक के साथ जंगल पहुंच जाती है। जंगल पहुंचने के बाद वह सैनिक उस रानी के हाथ खोलते हैं और उसे छोड़कर लौटने लगते हैं। तभी एक सैनिक की नजर रानी की सुंदरता पर जाती है। रानी की सुंदरता को देखकर वह सैनिक उस पर मोहित हो जाता है। वह सैनिक बाकी के 3 सैनिकों से कहता है कि भाई, राजा साहब ने तो इस रानी को छोड़ दिया है, अब हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यह हमारी रानी नहीं है। इसके रूप को देखकर हम इस पर मोहित हो गए हैं, इसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, उस सैनिक की बातें सुनकर वह तीनों सैनिक जब उस रानी को देखते हैं तो वह भी उस देखते ही रह जाते हैं। उसके यौवन को देखकर वह चारों उस पर मोहित हो जाते हैं और गलत नियत से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वह रानी अपनी इज्जत बचाती हुई और जंगल की तरफ भागती है। प्रिय दर्शकों, वह चारों सैनिक उसका पीछा करते हैं, उसके वस्त्र पकड़कर खींचते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे करके और रानी के पूरे वस्त्र फट जाते हैं। वह रानी वस्त्रहीन हो जाती है और भागती हुई जंगल के अंदर चली जाती है। प्रिय दर्शकों, भागते भागते वह रानी घने जंगल में पहुंच चुकी थी और जाकर झाड़ियों में छुपकर बैठ गई थी। वह चारों सैनिक कुछ देर तक रानी को ढूंढते हैं, परंतु उन्हें रानी नहीं दिखाई देती और अंत में हार मानकर वह चारों सैनिक लौटकर प्रताप नगर चले जाते हैं। अब इधर जंगल की झाड़ियों में वह रानी वस्त्रहीन हालत में बैठी हुई थी। वह सोच रही थी कि किस प्रकार मैं यहाँ से निकलकर किसी नगर जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, अब रात का समय हो जाता है और पूरी रात वह रानी झाड़ियों के बीच में बैठी रहती है। उसे भूख लग रही थी, परंतु खाने के लिए भोजन नहीं था। पूरी रात बैठे बैठे वह निकाल देती है। अब अगला दिन होता है और अगले दिन भानु नगर के राजा वीर भानु सिंह शिकार के लिए उसी जंगल में आते हैं। जब वीर भानु सिंह जंगल में आते हैं तो कुछ देर तक वह शिकार करते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे कुछ दिखाई देता है, तो वह अपने एक सैनिक से कहते हैं कि जाकर देखो झाड़ियों के पीछे कौन है और कौन यहाँ छुपकर बैठा हुआ है। हमें लगता है कि झाड़ियों के पीछे कोई जानवर बैठा है, उसे हम अपना शिकार बनाएंगे। अब वह सैनिक अपनी तलवार निकालता है और झाड़ियों के पीछे जाता है। प्रिय दर्शकों, झाड़ियों के पीछे वह रानी वस्त्रहीन हालत में बैठी हुई थी। सैनिक को अपनी ओर आता हुआ देख वह झाड़ियों में से आवाज लगाती है कि राजा साहब, यहाँ हम लाचार स्त्री बैठे हुए हैं, हमारे पास वस्त्र नहीं है, इसीलिए हम झाड़ियों में छुपकर बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, स्त्री की आवाज सुनकर वह राजा वीर भानु सिंह चकित रह जाता है। वह अपने सैनिक को वापस बुलाता है और अपने सैनिक से एक बड़ा सा वस्त्र मांगकर वह झाड़ियों में फेंकता है और कहता है कि स्त्री, तुम इस वस्त्र को अपने शरीर पर ओढ़कर और बाहर आ सकती हो। हम भानु नगर के राजा हैं, हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। प्रिय दर्शकों, वह रानी उस वस्त्र को अपने पूरे शरीर पर ओढ़ती है और झाड़ियों से बाहर आती है।
रानी को देखकर वीर भानु सिंह भी मोहित हो जाता है। ऐसी सुंदरता उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। उस स्त्री के रूप को देखकर वह उसे देखता ही रह जाता है। राजा पूछता है कि हे स्त्री, तुम कौन हो और इस प्रकार जंगल में निर्वस्त्र हालत में क्या कर रही हो? तब वह रानी बताती है कि राजा साहब, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। कई पुरुष मेरी इज्जत लूटना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने मेरे वस्त्र फाड़ दिए, परंतु अपनी इज्जत बचाकर मैं इन झाड़ियों में छुप गई और कल से मैं यहाँ बैठी हूँ। प्रिय दर्शकों, उस स्त्री की ऐसी है दुख भरी कहानी सुनकर राजा वीर भानु सिंह को उस पर दया आ जाती है। वह उस स्त्री को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है और कहता है कि हे स्त्री, आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। अब तुम्हें इस प्रकार जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें अपने महल में लेकर चलूंगा। वहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। महल में तुम मेरी बहन बनकर रहना। प्रिय दर्शकों, हिरण आगे कहता है कि हे प्रिय, अब वह रानी राजा वीर भानु सिंह के साथ भानु नगर के लिए चल पड़ती है। राजा उसे लेकर जब अपने नगर में पहुंचता है तो सारी प्रजा देखती रह जाती है कि राजा इतनी सुंदर स्त्री को अपने साथ लेकर आया है। लगता है राजा ने अपना एक दूसरा विवाह कर लिया है। परंतु प्रिय दर्शकों, राजा वीर भानु सिंह अब बूढ़ा हो चुका था। इस स्वप्न में यह देखकर कि हमारे राजा ने विवाह किया है, पूरे नगर के लोग गलत बातें करने लगे। कहने लगे कि क्या हमारे राजा को शर्म नहीं आती, इस बुढ़ापे में आकर और विवाह कर रहा है। इसके पास तो पहले से ही रानी है, परंतु हमारा राजा तो बड़ा बेशर्म है। इस प्रकार की बातें पूरे नगर के लोग करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, राजा अब उस स्त्री को अपने महल में लेकर जाता है। वह कहता है कि बहन, अब इस महल को तुम अपना ही घर समझो। तुम आज से मेरी बहन हो और यहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। दर्शकों, अब वह रानी बड़े आराम से राजा वीर भानु सिंह के महल में रहने लगती है। बड़े ठाट बाट से वह पूरे महल में घूमती है, नए वस्त्र पहनती है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, वह भी उस राजा को अब अपना भाई मान चुकी थी। उसे लग रहा था कि मैं अपने भाई के महल में ही रह रही हूँ। पूरे महल के लोग भी अब उस स्त्री को बड़े अच्छे से जानने लगे थे, परंतु नगर में इस प्रकार की बातें अभी भी सभी लोग कर रहे थे कि हमारे राजा ने दूसरा विवाह किया है। जब वीर भानु सिंह को यह पता चलता है कि नगर में सभी लोग उसके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, तब वह एक सभा रखता है और उस सभा में पूरे नगर के लोग आते हैं। प्रिय दर्शकों, तब भानु सिंह सभी को बताता है कि यह हमारे धर्म की बहन है। इसे हमने अपनी बहन माना है और बहन मानकर इसे हम अपने महल में लेकर आए हैं। प्रिय दर्शकों, राजा की बात सुनकर नगर के सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके बारे में गलत सोचा, परंतु आप तो बड़े ही भले मनुष्य हैं। एक बेचारी स्त्री को ऐसी हालत में देखकर आपने उसे अपने महल में अपनी बहन बनाकर रखा है, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। दर्शकों, इधर सूरज नगर में राजा सूरज प्रताप अब अपना दूसरा विवाह करता है। उसे अपनी पुरानी रानी की याद बड़ी सता रही थी। वह सोच रहा था कि मुझे अपनी पुरानी रानी को जंगल में नहीं भेजना चाहिए था, वनवास नहीं देना चाहिए था। अब नया विवाह करने के बाद वह नई रानी के साथ अपने महल में रहने लगता है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और राजा वीर भानु सिंह की बहन का प्रसव काल नजदीक आ जाता है। अब वह स्त्री एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म देती है। यह बात जानकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरे भांजे का जन्म हुआ है। अपने भांजे के जन्म पर राजा वीर भानु सिंह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने पूरे नगर को दावत दी और सभी को भोजन कराया।
कहा कि आज हमारे भांजे का जन्म हुआ है, इस खुशी में पूरे नगर को दावत कराई जाए। प्रिय दर्शकों, बड़े ही लाड प्यार से राजा अपने भांजे को बड़ा करता है। जब वह पुत्र 1 माह का होता है, तब राजा बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर और उसका नामकरण करवाता है। बड़े दूर दूर से पंडित आए हुए थे। पूरे नगर को सजाया गया था। महल में तरह तरह के पकवान बने हुए थे और सारे पंडित उस पुत्र की कुंडली बनाते हैं, उसका समय देखकर, और उसका नाम राघव सिंह रखते हैं। तभी एक पंडित कहता है कि राजा साहब, यह पुत्र तो किसी राजा का बेटा है, इसका राज्य बदल गया है, परंतु इसके भाग्य में राजयोग्य लिखा हुआ है। यह बात सुनकर वह राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरा भांजा बड़ी किस्मत वाला है, बड़ा होकर राजा बनेगा। अब प्रिय दर्शकों, राजा वीर भानु सिंह अपने भांजे को बड़े अच्छे से बड़े लाड प्यार से बड़ा करता है। उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता। उसके कहने से पहले ही उसके जरूरत की हर वस्तु उसके सामने लाकर रख देता है। यह देखकर वह रानी भी बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरा भाई मेरे पुत्र का इतना ध्यान रखता है। राघव सिंह पूरे नगर में अपने साथियों के साथ खेलता है। नगर के सभी लोग जानते थे कि यह राजा का भांजा है, इसीलिए कोई भी उसे कुछ नहीं कहता। वह पूरे नगर में बहुत उधम मचाता है। दर्शकों, वह एक राजा का पुत्र था, इसलिए उसके शौक भी राजाओं वाले थे। वह तीर चलाता और जंगल में जाकर छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता। यह देखकर राजा वीर भानु सिंह भी बड़े प्रसन्न थे कि हमारा भांजा बहुत ही तेजस्वी है, बड़ा होकर बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। प्रिय दर्शकों, अब राघव सिंह अपने मित्रों के साथ भानु नगर की नदी के पास खेलने लगा। नदी में नगर की सभी महिलाएं पानी भरने आया करती थी और मिट्टी के मटके में पानी भर कर के अपने घर ले जाया करती थी। राघव सिंह अपने तीर से सभी स्त्रियों के मटके में छेद कर दिया करता था, जिसके कारण उनका पानी रास्ते में गिर जाता। स्त्रियां राघव सिंह से कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह राजा साहब का भांजा है और अगर हमने इसे कुछ कहा, इसे डांट लगाई, तो राजा साहब हमें दंड देंगे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा प्रिय दर्शकों, परंतु धीरे धीरे राघव सिंह नगर की स्त्रियों को बहुत परेशान करने लगा। वह जब भी पानी भर कर जाती तो वह उनके मटके में छेद कर देता। इस प्रकार नगर में किसी के भी घर पानी नहीं पहुंच रहा था। वह सभी प्यासे ही रह रहे थे। दर्शकों, हिरण आगे कहता है कि हे प्रिय, अब पूरे नगर के लोग इस बात से परेशान हो चुके थे कि जब हमारी स्त्रियां पानी लेकर आती हैं, तो राजा साहब का भांजा उनके मटके में छेद कर देता है। राजा के भांजे से परेशान होकर नगर के सभी लोग राजा के दरबार में जाते हैं। वह कहते हैं कि राजा साहब, आपका भांजा बड़ा ही नटखट है, उसने पूरे नगर को परेशान करके रखा है। राजा पूछते हैं कि आप हमें थोड़ा विस्तार से बताइए, हमारे भांजे ने ऐसा क्या किया है जो पूरे नगर के लोग परेशान हो चुके हैं। तब वह बताते हैं कि राजा साहब, हमारे घर की महिलाएं जब नदी से पानी भरकर लेकर आती हैं, तब आपका भांजा अपने तीर से सभी के मटके में छेद कर देता है, जिसके कारण पूरा पानी रास्ते में गिर जाता है और हमारे घर पानी नहीं पहुंच पाता है। पूरा दिन हमको प्यासा रहना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, नगर के लोगों की बातें सुनकर राजा वीर भानु सिंह कुछ सोच में डूब जाते हैं। वह कहते हैं कि हम अपने भांजे से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम उससे बहुत प्रेम करते हैं। वह अभी बहुत छोटा है। राजा आगे कहता है कि हम एक काम करते हैं, आप सभी को तांबे का बर्तन दे देते हैं। आप तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने घर लेकर आना। तांबे के बर्तन में तीर से छेद नहीं होगा और आपका पानी भी नहीं गिरेगा। इतना कहकर राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि मंत्री जी नगर में सभी के घर
एक एक तांबे का बर्तन पहुंचा दिया जाए। प्रिय दर्शकों, नगर के सभी लोग राजा के फैसले से प्रसन्न थे। अब वह सभी राजा को धन्यवाद कहकर और अपने घर लौट जाते हैं। मंत्री भी उसी दिन पूरे नगर में तांबे के बर्तन बंटवा देता है। अब सभी के घर तांबे के बर्तन पहुंच चुके थे, अब दूसरा देना होता है और नगर की सभी महिलाएं तांबे के बर्तन को लेकर पानी भरने नदी पर जाती हैं। नदी के किनारे राजा का भांजा राघव सिंह अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ था। जब सभी महिलाएं पानी भरकर लेकर जाती हैं, तब वह अपना तीर चलाता है, परंतु तांबे के बर्तन में उसके तीर से छेद नहीं होता है। यह देखकर राघव सिंह बड़ा दुखी होता है। अब प्रिय दर्शकों, राघव सिंह नगर में एक लोहार के पास जाता है। वह कहता है कि काका, मेरे लिए ऐसा तीर बना दो जो तांबे में छेद कर सके। दर्शकों, अब राजा के भांजे को देखकर वह लोहार उससे कुछ नहीं पूछता है। वह कहता है कि ठीक है बेटा, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक ऐसा तीर बनाता हूँ जो तांबे में भी छेद कर देगा। दर्शकों, अब लोहार कई धातुओं को मिलाकर बहुत ही मजबूत एक ऐसा तीर बनाता है जो तांबे में भी छेद कर सके। वह उस तीर को राघव सिंह को देता है और राघव सिंह बड़ा प्रसन्न होकर अपने महल में लौट जाता है। और राघव सिंह सोचता है कि कल तो बड़ा मजा आने वाला है, कल मैं सभी के तांबे के बर्तन में छेद कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, हिरण आगे कहता है कि हे प्रिय, अब अगला दिन होता है। अगले दिन राघव सिंह एक बार फिर नदी के किनारे जाकर अपने मित्रों के साथ बैठ जाता है और जब महिलाएं आती हैं और पानी भरकर लेकर जाती हैं, तो वह पीछे से अपना तीर चलाता है। वह तीर बहुत ही दमदार था। जैसे ही राघव सिंह तीर चलाता है, तो वह तीर तांबे के बर्तन में आर पार हो जाता है और तीर के कारण बर्तन में 2 छेद हो जाते हैं। अब तो बर्तन का पानी और तेज गिरने लगता है। अब महिलाएं यह देखकर बड़ी परेशान हो जाती है। एक बार फिर नगर में किसी के भी घर पानी नहीं पहुंचता है। तब नगर के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर वह सभी एक बार फिर राजा के यहाँ जाते हैं। राजा के दरबार में जाकर कहते हैं कि राजा साहब, आपका भांजा तो बड़ा चालाक है, उसका तीर तो तांबे के बर्तन में भी छेद कर देता है। आपने जो बर्तन दिए थे उनमें तो छेद हो चुका है। अब हम किस प्रकार अपनी प्यास बुझाएंगे? प्रिय दर्शकों, नगर वालों की ऐसी बातें सुनकर राजा वीर भानु सिंह कहता है कि आप लोग चिंता ना करें, हम नदी के किनारे एक लोहार को बिठा देंगे। वह लोहार आपके तांबे के बर्तन को ठीक करता रहेगा। इस प्रकार जब हमारा भांजा आपके बर्तन में छेद करेगा, तो लोहार उसको ठीक करता रहेगा और उसके बाद आप पानी भर लेना। हम अपने भांजे को कुछ नहीं कह सकते, हम उससे बहुत प्रेम करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब नगर वाले क्या करते? वह राजा का निर्णय सुनकर और अपने अपने घर के लिए लौट जाते हैं। अगले ही दिन राजा एक लोहार को नदी के किनारे बैठा देता है। अब जब भी राघव सिंह तांबे के बर्तन में छेद करता, तो वह लोहार उन बर्तन को ठीक करता रहता। अब इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत होता है। दर्शकों, एक दिन की बात है, राघव सिंह अपने मित्रों के साथ नदी के किनारे खेल रहा था। तभी कोई बहुत बड़ा साहूकार अपने 100-200 साथियों के साथ भानु नगर से गुजर रहा था। गुजरते गुजरते साहूकार ने सोचा कि नदी से कुछ पानी भर लिया जाए। ऐसा सोचकर साहूकार अपने साथियों के साथ नदी के किनारे पानी भरने आता है। परंतु साहूकार के साथी जब पानी भरने के लिए नदी में जाते हैं, तब राघव सिंह पीछे से आकर और उन्हें नदी में धक्का दे देता है। यह देखकर साहूकार को बड़ा क्रोध आता है। वह राघव सिंह के पास जाकर कहता है कि अरे मूर्ख बालक, तुम हमारे साथी को धक्का क्यों दे रहे हो? तब प्रिय दर्शकों, राघव सिंह अपने मित्रों के साथ मिलकर
और साहूकार को भी नदी में धक्का दे देता है। इस प्रकार वह साहूकार नदी में जाकर गिर जाता है। राघव सिंह की ऐसी हरकत देखकर साहूकार को बड़ा क्रोध आता है। प्रिय दर्शकों, वह साहूकार भी बहुत बड़ा आदमी था। बड़े बड़े राजाओं के साथ वह व्यापार किया करता था। अब वह नदी से निकल कर आता है और राघव सिंह को 2-4 थप्पड़ मार देता है। अब राघव सिंह रोता हुआ अपने मामा के पास जाता है। वह कहता है कि मामा, नगर में कोई बहुत बड़ा साहूकार आया है। हम नदी पर खेल रहे थे, तभी उसने हमें 2-4 थप्पड़ मार दिए। प्रिय दर्शकों, अपने भांजे को रोता हुआ देखकर राजा वीर भानु सिंह को बहुत क्रोध आता है। वह तुरंत अपने कुछ सैनिक लेकर और अपने घोड़े पर नदी की तरफ जाता है। वह देखता है कि एक साहूकार अपने साथियों के साथ चला आ रहा है। प्रिय दर्शकों, हिरण आगे कहता है कि हे प्रिय, अब तो राजा वीर भानु सिंह अपनी तलवार निकालता है और साहूकार के 10-12 सैनिक को मौत के घाट उतार देता है। यह देखकर वह साहूकार दौड़ता हुआ राजा के पास जाता है। साहूकार सोचता है कि यह राजा तो बड़े क्रोध में लग रहा है, इसने हमारे इतने साथियों को मार डाला। ऐसा हमसे क्या अपराध हो गया जो राजा इतने क्रोध में है। राजा के पास जाकर साहूकार कहता है कि राजा साहब, आप हमारे साथियों को क्यों मार रहे हैं? क्या हमने कोई पाप कर दिया है? तब राजा वीर भानु सिंह कहता है कि अरे मूर्ख, तूने मेरे भांजे पर हाथ उठाया है, मेरे भांजे को तूने रुलाया है, इसकी सजा तुझे हम अवश्य देंगे। प्रिय दर्शकों, वह साहूकार बहुत चालाक था। बड़ी शांति से वह बात करता है। वह कहता है कि राजा साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि वह बालक आपका भांजा है, नहीं तो हम उसे कभी नहीं मारते। आप जानते नहीं हैं, आपके भांजे ने हमें नदी में धक्का दे दिया और हम नदी में जा गिरे। ऐसी मीठी बातें करके प्रिय दर्शकों, वह साहूकार राजा को 1 लाख सोने के सिक्के देता है। वह कहता है कि राजा साहब, इसे हमारी तरफ से उपहार समझिए और हमें क्षमा करिए। प्रिय दर्शकों, 1 लाख सोने के सिक्के देखकर राजा वीर भानु सिंह बड़ा प्रसन्न हो जाता है। प्रिय दर्शकों, राजा सोचने लगता है कि जरूर यह साहूकार कोई बहुत बड़ा आदमी है। अब राजा उस साहूकार को अपने साथ महल में लेकर आता है और उसकी खूब खातिरदारी करता है। वह उसे अपने भांजे से मिलाता है और कहता है कि साहूकार जी, यह हमारा भांजा है, अभी छोटा है इसलिए बहुत नटखट है, इसे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, वह साहूकार राघव सिंह को क्षमा कर देता है। तभी राघव सिंह की मां बाहर आती है और उसे देखकर वह साहूकार की नियत खराब हो जाती है। वह उसकी सुंदरता देखता ही रह जाता है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, वह स्त्री बहुत ही रूपवान थी। तब साहूकार राजा से पूछता है कि राजा साहब, यह स्त्री कौन है? राजा बताता है कि अरे साहूकार जी, यह इस बालक की माँ है और हमारी बहन है, यह हमारे साथ इसी महल में रहती है। उस स्त्री को देखकर साहूकार की नियत खराब हो गई। अब तो वह राजा से कहता है कि राजा साहब, मुझे तो इस बालक की माँ से क्षमा मांगना चाहिए। ऐसा बहाना करके प्रिय दर्शकों, वह साहूकार महल के अंदर जाता है और उस स्त्री के कक्ष में पहुंच जाता है और कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके बालक पर हाथ उठाया, उसे थप्पड़ मारा। आप राजा वीर भानु सिंह की बहन हैं, उसी प्रकार आप मेरी भी बहन हैं। मैं आपको बहन मानता हूँ। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर वह साहूकार एक बड़ा ही कीमती हार उस स्त्री को देता है। हार को देखकर वह स्त्री भी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि अगर आपने हमें बहन माना है तो आज से हम भी आपको अपने भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार अब वह साहूकार कुछ दिन राजा वीर भानु सिंह के महल में ही ठहरता है। वह हर दिन मैके का इंतजार कर रहा था कि किस दिन मुझे मौका मिले
और उस स्त्री के कक्ष में मैं जा सकूं, क्योंकि प्रिय दर्शकों उसकी नजर उस स्त्री के प्रति बहुत खराब थी। धीरे धीरे वह साहूकार सभी को अपना मित्र बना लेता है और एक दिन की बात है, साहूकार राजा से कहता है कि राजा साहब, हमारी बहन काफी समय से आपके महल में रह रही है। हम अपनी बहन को और हमारे भांजे को हमारे नगर लेकर जाना चाहते हैं। इसी बहाने वह थोड़ा घूम लेंगे। प्रिय दर्शकों, साहूकार ऐसा ही प्रस्ताव उस स्त्री के सामने भी रखता है। अब साहूकार के ऐसे प्रस्ताव को देखकर वह स्त्री सोचती है कि इसने मुझे अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया है, तो मैं इसके साथ चल सकती हूँ। ऐसा सोचकर वह अपने भाई वीर भानु सिंह के पास जाती है और कहती है कि भैया, मैं साहूकार जी के साथ उनके नगर जाना चाहती हूँ। वह भी मेरे भाई हैं। प्रिय दर्शकों, तब राजा अपने भांजे को और अपनी बहन को जाने की अनुमति दे देता है। अब तो वह साहूकार एक बड़ी ही शानदार खूबसूरत पालकी तैयार करवाता है और उसमें उस स्त्री को बैठाता है। साहूकार राजा से विदा लेकर और अपने नगर के लिए निकल पड़ता है। प्रिय दर्शकों, साहूकार अपने साथियों को आदेश देता है कि आज रात तक हमें भानु नगर की सीमा को पार करना है। अब साहूकार का आदेश पाते ही सभी लोग बड़ी तेजी से भानु नगर की सीमा को पार करते हैं और रात्रि तक वह भानु नगर की सीमा से दूर चले जाते हैं। अब रास्ते में साहूकार टहलने के लिए तंबू लगवाता है। साहूकार के सभी साथी तंबू लगाते हैं और साहूकार अपने भांजे के लिए और उसकी माँ के लिए अलग तंबू लगाता है। अब प्रिय दर्शकों, रात्रि का समय था, सभी अपने तंबू में सो रहे थे। तभी साहूकार की नजरों के सामने उस स्त्री का सुंदर यौवन आ जाता है। साहूकार तुरंत उठकर बैठ जाता है और उस स्त्री के तंबू के अंदर चला जाता है। साहूकार जब उस स्त्री के तंबू में जाता है तो वह स्त्री जाग जाती है और साहूकार को देखकर वह समझ जाती है कि इसकी नजर हमारे प्रति सही नहीं है और यह गलत इरादे से हमारी तरफ आ रहा है। प्रिय दर्शकों, अब वह स्त्री पूछती है कि भैया, आप हमारे कक्ष में क्यों आए हैं? तब वह साहूकार कहता है कि हे स्त्री, तुम मुझे भाई नहीं बोल सकती। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा, तुमसे विवाह करके तुमसे प्रेम करूंगा। प्रिय दर्शकों, यह बात सुनकर वह स्त्री बड़ी चकित रह जाती है। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं और वह तुरंत अपनी तलवार निकालती है। वह कहती है कि अरे मूर्ख साहूकार, मैंने तुझे अपना भाई समझा, परंतु तूने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे मौत मंजूर है, परंतु मैं तेरी पत्नी नहीं बनूंगी। अब प्रिय दर्शकों, वह साहूकार कहता है कि अरे मूर्ख, अगर तू मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगी तो मैं तुझे बहुत यातनाएं दूंगा, तुझे जेल में डलवा दूंगा। तब वह स्त्री कहती है कि मुझे जेल में रहना मंजूर है, परंतु मैं तेरे साथ विवाह नहीं करूंगी। अगर मेरे भैया को पता चला कि तूने मुझे धोखा दिया है तो वह तुझे बहुत बड़ा दंड देंगे। परंतु प्रिय दर्शकों, वह साहूकार तो कामवासना में अंधा हो चुका था। वह पूरी रात उस स्त्री से मिन्नतें करता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, परंतु वह स्त्री उसे अनुमति नहीं देती है। अब दूसरा दिन हो जाता है। प्रियदर्शकों, हिरण आगे कहता है कि हे प्रिय, अब वह साहूकार अपने सभी साथियों को आदेश देता है कि इस स्त्री को बंदी बना लिया जाए और हमारे नगर लेकर चला जाए। अब सभी लोग उसे बंदी बना लेते हैं और उसे लेकर वह साहूकार अपने नगर में पहुंचता है। प्रिय दर्शकों, वह साहूकार बहुत ही धनवान था। उसने स्वयं के लिए राजाओं के जैसा महल बनाकर रखा था, जहां वह राज करता था। उस स्त्री को और उसके बालक राघव सिंह को लेकर वह साहूकार अपने नगर में पहुंचता है और नगर में पहुंचने के बाद वह उस स्त्री को जेल में डाल देता है। अब तो प्रिय दर्शकों, वह साहूकार उस स्त्री से पूरा दिन काम करवाता है।
उसे ना जाने कितनी यातनाएं देता है, उसे खाने के लिए भोजन भी नहीं देता है। इस प्रकार वह स्त्री बहुत कमजोर हो गई। वह साहूकार उसके बालक राघव सिंह को भी पूरा दिन काम में लगा कर रखता है, उससे अपने खेतों में काम करवाता है, उसे भी खाने के लिए भोजन नहीं देता है। अब वह राघव सिंह बहुत कमजोर हो चुका था। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार समय गुजरता है और धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं। इधर राजा वीर भानु सिंह सोचता है कि वह साहूकार हमारी बहन को और हमारे भांजे को 1 महीने के लिए लेकर गया था, परंतु 3 महीने हो चुके हैं, ना जाने वह कब लौट कर आएंगे। प्रिय दर्शकों, इधर वह राघव सिंह जब अपनी मां को इस हालत में देखता था तो उसे बड़ा क्रोध आता था। वह सोचता था कि एक दिन में इस साहूकार का वध कर दूंगा। साहूकार भी इस बात को जानता था कि इस स्त्री का बालक बड़ा होकर हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए वह सोचता है कि मुझे इसका वध कर देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वह साहूकार राघव सिंह को अपने पास बुलाता है और उसे बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन परोसता है। उसने भोजन में विष मिलाया हुआ था। राघव सिंह तो भूखा था ही, वह तुरंत भोजन खा लेता है और भोजन खाते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अपने बालक की मृत्यु की खबर सुनकर उसकी माँ बड़ी तड़पती है, बहुत रोती है, परंतु साहूकार उस स्त्री को अपने बालक से आखिरी बार नहीं मिलने देता है और वह उस बालक को ले जाकर जंगल में एक कुएं में डाल देता है और सोचता है कि इस बालक को तो मैं मौत के घाट उतार दिया, अब इसकी माँ मेरे साथ विवाह अवश्य करेगी। इधर प्रिय दर्शकों, राघव सिंह उस कुएं में पड़ा हुआ था। उसी कुएं में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों नाग नागिन चमत्कारी थे, उनके पास न जाने कितनी शक्तियां थी। जब वह देखते हैं कि कुएं में एक मनुष्य आकर गिरा है तो वह सोच में पड़ जाते हैं कि इस मनुष्य को इस हालत में कुएं में किसने फेंका है। प्रिय दर्शकों, वह नाग अपनी नागमणि से उस बालक को जीवित करता है। अब राघव सिंह की याददाश्त जा चुकी थी। जब नाग उससे पूछता है कि हे पुत्र, तुम्हें इस कुएं में किसने डाला, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, तब राघव सिंह कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे मेरा नाम भी याद नहीं है। प्रिय दर्शकों, उस बालक की ऐसी बातें सुनकर वह नाग और नागिन हैरान रह जाते हैं। वह सोचते हैं कि यह बालक तो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही रूपवान है, ना जाने किसने इसका वध कर दिया और इसे इस प्रकार कुएं में डाल दिया। प्रिय दर्शकों, हिरण आगे कहता है कि हे प्रिय, उस नाग और नागिन की एक इच्छाधारी पुत्री थी जिसका विवाह वह उस बालक के साथ करना चाहते थे। हम राघव सिंह कई दिनों तक नाग और नागिन के साथ ही रहता है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और 6 महीने गुजर जाते हैं, परंतु उस स्त्री ने अभी तक साहूकार के साथ विवाह नहीं किया था। साहूकार उस स्त्री पर बहुत यातनाएं कर रहा था, पूरा दिन उससे काम करवाता था। काम करके वह स्त्री बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। इधर प्रिय दर्शकों, राजा वीर भानु सिंह सोचता है कि 6 महीने व्यतीत हो गए, अभी तक हमारी बहन और हमारा भांजा लौटकर नहीं आए हैं। वह साहूकार तो 1 महीने का कहकर हमारी बहन को ले गया था, हमें चलकर देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब वीर भानु सिंह अपनी सेना लेकर और साहूकार के नगर के लिए निकल पड़ते हैं। इधर राघव सिंह की याददाश्त एक दिन अचानक वापस आ जाती है और उसे अपनी माँ की याद आती है। वह नाग से कहता है कि मेरी माँ एक साहूकार के महल में कैद है। वह साहूकार मेरी माँ के ऊपर बहुत यातनाएं करता है, उन्हें बहुत दुख देता है और मुझे उस साहूकार ने ही मारकर कुएं में डाला था। जब राघव सिंह इतनी बात नाग को बताता है तो वह नाग क्रोध से भर जाता है। अब वह नाग कहता है कि हे पुत्र, तुम हमारे साथ चलो, हम उस साहूकार को जीवित नहीं छोड़ेंगे।
और उसे डसकर उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। प्रिय दर्शकों, अब राघव सिंह उस नाग की पीठ पर बैठकर और साहूकार के महल के लिए निकल पड़ता है। इधर वीर भानु सिंह भी साहूकार के महल की तरफ जा रहे थे। तभी वह देखते हैं कि उनका भांजा राघव सिंह किसी नाग की पीठ पर बैठकर और जा रहा है। वह नाग बहुत बड़ा था। प्रिय दर्शकों, इधर राघव सिंह भी अपने मामा को आता हुआ देख लेता है। वह नाग से कहता है कि रुको, हमारे मामा आ रहे हैं। अब वह राजा आकर और कुछ घबरा जाता है, क्योंकि वह नाग बहुत ही बड़ा था। तब राघव सिंह कहता है कि मामा डरो नहीं, यह नाग हमारा मित्र है और इसने हमारी जान बचाई है। प्रिय दर्शकों, अब राघव सिंह पूरी बात अपने मामा को बताता है। वह कहता है कि किस प्रकार साहूकार ने हमारे साथ धोखा किया है। उसने हमारी माँ को बंदी बना कर रखा है और उन पर बहुत यातनाएं करता है। सारी घटना सुनने के बाद राजा को बड़ा क्रोध आता है। प्रिय दर्शकों, अब राजा वीर भानु सिंह, राघव सिंह और वह नाग सभी क्रोध से भर जाते हैं और उस साहूकार के ऊपर हमला करने के लिए योजना बनाते हैं। उधर सूरजनगर का राजा सूरज प्रताप भी बड़ा दुखी था, क्योंकि प्रिय दर्शकों, उसकी दूसरी रानी के साथ उसे संतान का सुख नहीं मिल रहा था। अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। वह सोच रहा था कि हमारी वह रानी गर्भवती थी, जिसे हमने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया, और आज हमारी कोई संतान नहीं है। अब प्रियदर्शकों, अपनी रानी को खोजता हुआ वह राजा सीधा उस साहूकार के महल में पहुंच जाता है, क्योंकि वह राजा जानता था कि यह साहूकार बहुत सी यात्राएं करता है, अलग अलग राजाओं के यहाँ जाता है। जरूर इसे हमारी रानी के बारे में कुछ पता होगा। राजा सूरज प्रताप साहूकार से कहते हैं कि साहूकार जी, हमने हमारी एक रानी को जंगल में छोड़ दिया था। काफी समय से हमें उनका पता नहीं चला है, बहुत साल व्यतीत हो गए। तब साहूकार कहता है कि राजा साहब, हमें आपकी रानी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। प्रिय दर्शकों, राजा का और साहूकार का वार्तालाप चल ही रहा था। तभी इधर राजा वीर भानु सिंह और राघव सिंह नाग के साथ आक्रमण करने के लिए साहूकार के महल के पास पहुंच जाते हैं। तभी साहूकार अपने महल से बाहर आकर देखता है तो राजा और राघव सिंह को साथ में देखकर वह चकित रह जाता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह सोचता है कि यह बालक अब जीवित कैसे है। तभी वह कहता है कि राजा साहब, इस प्रकार युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, आप शांति से बैठकर बात करिए। प्रिय दर्शकों, अब राजा वीर भानु सिंह, राघव सिंह दोनों महल के अंदर जाते हैं, जहां राजा सूरज प्रताप भी बैठे हुए थे। राजा सूरज प्रताप पूछते हैं कि बताइए, आप साहूकार पर आक्रमण क्यों कर रहे थे। तब प्रिय दर्शकों, वह राजा सारी बात बताता है कि राजा साहब, कुछ सालों पहले हमें एक स्त्री जंगल में मिली थी। उसे हमने अपनी धर्म की बहन बनाया था। यह साहूकार उस स्त्री को लेकर चला आया और अब उसे जेल में डाल के रखा है, उस पर यातनाएं करता है। तब प्रिय दर्शकों, राजा सूरज प्रताप साहूकार से कहते हैं कि साहूकार जी, आप उस स्त्री को रिहा कर दीजिए। किसी की बहन के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना सही बात नहीं है। अब प्रिय दर्शकों, वह साहूकार राजा सूरज प्रताप की बात मानकर और अपने एक सैनिक को आदेश देता है कि जाओ और उस स्त्री को लेकर आओ। अब सैनिक जाते हैं और जेल में उस स्त्री से कहते हैं कि चलिए, आपको साहूकार जी ने बुलाया है। तब वह स्त्री सोचती है कि ना जाने अब यह साहूकार मेरे साथ क्या करेगा। मेरे पुत्र को तो इसने मार दिया, अब मुझे ना जाने क्यों बुलाया है। ऐसा सोचकर वह स्त्री राज्यसभा में आती है। राज्यसभा में आने के बाद अपनी बहन की ऐसी हालत जब वह राजावीर भानु सिंह देखता है तो वह क्रोध से लाल हो जाता है।
वह कहता है कि अरे दुष्ट साहूकार, तूने मेरी बहन के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है, इसकी हालत कैसी हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, उधर वह स्त्री भी अपने पति और अपने पुत्र को पहचान जाती है। वह तुरंत भागकर अपने पुत्र के गले लगाती है। वह कहती है कि पुत्र तुम जीवित हो। तभी इधर वह राजा सूरज प्रताप देखता है कि यह तो बिल्कुल मेरी पत्नी के समान दिख रही है। मेरी पत्नी का रूप रंग भी इसी प्रकार का था। वह पूछता है कि हे स्त्री, तुम कौन हो? तो वह स्त्री बताती है कि राजा साहब, क्या आप भूल गए मैं आपकी की पत्नी हूँ, जिसे आपने मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। उस समय मैं गर्भवती थी। यह आपका ही पुत्र है। यह सारी बातें सुनकर प्रिय दर्शकों, राजा सूरज प्रताप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोने लगता है और अपनी रानी से क्षमा मांगता है। यह देखकर राजा वीर भानु सिंह भी बड़ा प्रसन्न होता है। अब तो प्रिय दर्शकों, दोनों राजा और राघव सिंह उस साहूकार को मारने लगते हैं और मार मार कर उसे अधमरा कर देते हैं। तभी वह स्त्री बीच में आकर उन्हें रोक लेती है और कहती है कि इन्हें जीवित छोड़ दीजिए, हमने इन्हें माफ कर दिया है। रानी का इस प्रकार का स्वभाव देखकर वह साहूकार उसके चरणों में गिर जाता है और बहुत माफी मांगता है। कहता है कि बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, परंतु हम कामवासना में अंधे हो चुके थे। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, वह साहूकार सभी से माफी मांगता है। प्रिय दर्शकों, हिरण आगे कहता है कि हे प्रिय, अब वह स्त्री कहती है कि राजा साहब, अगर किसी की गलती है तो वह आपकी है। आपने अपनी स्त्री को अकेला छोड़ा। क्या आप जानते हैं आपके सैनिकों ने किस प्रकार का व्यवहार मेरे साथ किया था? वह स्त्री आगे कहती है कि राजा साहब, जो मनुष्य अपनी स्त्री को इन 4 लोगों के साथ अकेला छोड़ता है, वह बहुत पछताता है। नंबर 1, कामी और लालची पुरुष। नंबर 2, नशेबाज पुरुष। नंबर 3, झूठा और मक्कार पुरुष। नंबर 4, धूर्त और जलन रखने वाला पुरुष। जो लोग अपनी स्त्री को इन 4 लोगों के साथ छोड़ते हैं, वह बहुत पछताते हैं। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर वह स्त्री अपने पति के साथ अपने पुत्र को लेकर और सूरज नगर के लिए निकल पड़ती है। इधर वह नाग और नागिन अपनी पुत्री का विवाह राघव सिंह के साथ करवाते हैं और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को राजा और रानी बड़े प्रेम से रखते हैं। कुछ समय बाद राजा अपने पुत्र को नगर का राजा घोषित कर देता है। इधर राजा वीर भानु सिंह भी बड़ा प्रसन्न था। अपनी बहन को अपने महल में देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी वह हिरण अपनी पत्नी हिरनी को सुनाता है और हिरनी को कहानी बहुत पसंद आती है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।